आज फिर से मुझे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी फिट कमीज से दुपट्टा को थोड़ा सा सरकाकर पीछे किया था। मैं जानती थी कि वो मेरे हुस्न और मेरी पर्सनालिटी पर फिदा हो चुका है। वो एक बहुत बड़े नवाब का बेटा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जितना वो दौलतमंद और अमीर था, उतना ही गुरूर और घमंड उस शख्स के अंदर कूट कूट करके भरा था। इसमें खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को भी वो घास नहीं डालता था, लेकिन मुझ पर मर मिटा था। मेरा ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना एक हाई क्लास जैसा था। मैंने कभी भी अपनी गरीबी को अपने आज फिर से मुझे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी फिट कमीज से दुपट्टा को थोड़ा सा सरकाकर पीछे ऊपर जाहिर नहीं होने दिया था। मैं पिछले 3 महीने से इस ऑफिस में काम कर रही थी और इससे पहले भी मैंने बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब की थी। यही वजह थी कि मेरे अच्छे एजुकेशन रिकॉर्ड के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस भी अच्छा था। इसलिए नवाब साहब ने जब इंटरव्यू लेते हुए मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक अजीब सी नज़र से मुझे देखा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। नवाब साहब की हर बात का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे रही थी। आखिर में उसने मुस्कुराकर मुझे देखा था, मेरी फाइल बंद की और कहने लगा, आप जॉब पर आ सकती हैं। मैं यह सुनकर हैरान हुई थी। एकदम ही उसने फैसला सुनाया था। हालांकि मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लेने के बाद कुछ दिन बाद ही मुझे कॉल पर पता चलेगा कि जॉब मिली है या नहीं मिली, लेकिन उसने एकदम से ही फैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं हैरत से टुकुर टुकुर देख रही थी। मेरे देखने पर वो हंसने लगा। देखिए, मुझे न देखा करें, मुझे बहुत जल्दी ही नजर लग जाती है। उसके इस तरह के कमेंट्स पर मैं कुछ शर्मा गई। मैंने टेबल से अपनी फाइल उठाई और वहां से चली गई। मेरी उम्र 25 साल थी और वो 19 साल का नौजवान था। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तब मुझे मालूम हुआ था कि नवाब साहब घमंडी और मगरूर किस्म का आदमी था। वो अपने एम्प्लॉय से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। जरा सी गलती किसी से अगर हो जाती या ऐसा काम हो जाता तो वो सबके सामने मर्द तो मर्द, औरत को भी जलील करके रख देता था। उसका सख्त रवैया देखकर पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन क्योंकि मैं पहले से 4 साल एक कंपनी में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का तजुर्बा बहुत अच्छा था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का लोहा मनवा लिया था। काफी हद तक मैं उसके बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और वैसे ही काम करती थी जैसा कि नवाब साहब चाहता था। हालांकि मैं बेहद खूबसूरत लड़की नहीं थी। मेरी रंगत हल्की सी गेहुआ थी, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना मॉडर्न लड़की की तरह था। मैं चुस्त लिबास पहनती थी, बालों को स्ट्रेट कट में करवा रखा था और हर वक्त खुला ही रखती थी। मैं काम भी बड़ी मेहनत और अच्छे से करती थी। कॉन्फिडेंट भी बहुत था। मर्दों के साथ बात करने में मुझे कभी भी हिचक और शर्म या बदहवासी महसूस नहीं होती थी। नवाब साहब के साथ भी मैंने बहुत सी मीटिंग अटेंड कर चुकी थी और मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर वो आदमी मुझसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सका था। पूरे 1 महीने बाद उसने मुझे अपने ऑफिस के रूम में बुलाया। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया और कहने लगा कि उमा, मैं आपके काम से बेहद खुश हूँ। आप पहली लड़की हैं जिसने मुझे अब तक शिकायत का मौका नहीं दिया। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने मुस्कुराकर अपनी तारीफ वसूली थी। झटके से अपनी स्टेप कटिंग के बाल हाथ से पीछे किए थे। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अब मुझे बिजनेस के अलावा और भी बहुत सी बातें वो करने लगा था। कभी मीटिंग के बाद मुझे समंदर पर ले जाता। साहिल समंदर पर नंगे पांव में उसके साथ खूब बातें करने लगी थी। जितना मैं उसे बद दिमाग और घमंडी समझती थी, वह ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छा और अदम वाला इंसान था। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो ख्वाब देखने वाली होती है। हकीकत से दूर ख्वाबों की उन्होंने अलग ही दुनिया बना रखी होती है। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक जरूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसों से एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर लिया था। अपने छोटे भाई को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडल फैमिली की तरह था। यह बात अलग थी कि मेरे माँ बाप तो बहुत ही सिंपल थे। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था।
और नौकरी ढूंढ ली थी, वरना हमारे खानदान में एजुकेशन के फौरन बाद ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसने जॉब को चुना था। मैं अपने हालात को बदलना चाहती थी और आज मैं जिस मुकाम पर थी, खानदान के लड़के मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैं हमेशा रिश्ते से इनकार कर देती थी। मैं चाहती थी कि जब मैं अपनी जॉब से 1 लाख से ऊपर कमाती हूँ तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी 2-3 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटे मोटे जॉब करने वाले इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। नवाब साहब के साथ ताल्लुक बढ़ाने का कहीं ना कहीं मेरा मकसद यह भी था कि अगर वो मेरी मोहब्बत में आ जाते हैं तो मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वो आम नवाबों जैसा हरगिज नहीं था जो औरतों को गुलाम बनाकर रखे। उसका ज्यादातर वक्त शहर में हो सकता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को स्वीकार करती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हदें नहीं बांधी थी, न ही नवाब साहब को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते, मेरा हाथ पकड़ लेता था, मुझे खुद से करीब कर लेता था। बजाय उसे ढूंढने की मैं मुस्कुराती थी। यह वजह थी कि उसकी बेताबी बढ़ने लगी थी और एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझे शादी करके ले जाए, जैसा कि हम मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। मीटिंग के बहाने मुझे फार्म हाउस ले गया। मुझे लगा कि रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो मैंने उससे कहा कि आपने अभी तक अपनी मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर भी जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता ही 3 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। यह सुनकर मैं हैरान थी। मैंने कहा तो क्या मतलब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बस तुम्हारे बगैर वक्त नहीं निकलता। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा फिर मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा मैं नवाब और तुम एक मिडिल क्लास लड़की, हमारा कोई मैच नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं तो समझती थी कि वह ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मैं तो जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। उसने एक ही शब्द में मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा कि आपने मुझे ये बता दिया है, मैं एक नवाब की बीवी नहीं बन सकती। यह कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बने हुए छोटे से कॉटेज से बाहर निकलने लगी, जो कि 2 मंजिल का बना था। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। मैं ऐसी हरकत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसी के पहलू में जाकर गिरी थी। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? कह तो चुका हूं कि मैं नवाब हूं और ऐसा शौक हम तुम जैसी लड़कियों से ही तो पूरे करते हैं। मैंने यह सुना था कि गुस्से से मेरे कानों की लौ तक लाल हुई थी। उसने मुझे समझ क्या रखा था। मैं झटके से उठी और उससे दूर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझ रहे हैं, मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे गले का कांटा बन जाऊंगी, समझे? मेरा ये कहना था कि वो भी गुस्से से खड़ा हो गया। मुझे बाजू से अकड़कर कहने लगा, अच्छा तो मुझे धमकी दे रही हो? नवाब साहब को धमकी दे रही हो? तो ठीक है, आज की रात तुम यहीं रहो मेरे साथ और मेरी रात को रंगीन बनाओ, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे गले का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसके फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके बाद उसके चौकीदार थे, उसकी नौकरानी थी। मैं उसे अपने आप को छुड़वाने लगी, लेकिन मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। पूरी रात उसने मेरे साथ बेरहमी का सलूक किया था, जो मुझे बर्बाद करने के बाद ठहाके मार मार कर हंसने लगा। कहने लगा, लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रात रंगीन, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं कमजोर लड़कियों की तरह रो रही थी, उससे रहम की भीख नहीं मांगी थी। अकेले ही उस फार्म हाउस से निकल आई थी। वापस जब अपने घर पहुंची तो मेरे पापा बहुत ही परेशान थे। मुझसे पूछने लगे कि रात पर तुम कहाँ थी? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने मीडिया के सामने जाकर उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया।
अपने चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाए। पहले तो यह खबर खूब फैली, लेकिन नवाब साहब के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया था कि मैं किसी और के साथ गुनाह की हूँ और किसी और के साथ गुलछल्ले उड़ाकर नवाब साहब पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, दिमागी रूप से तकलीफ में आ चुकी थी। मैंने नौकरी छोड़ दी, घर में बैठ गई। नवाब का सामना करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। लोगों के ताने और शक भरी और थूकने वाली नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। बरसों से कमाए गए उस आदमी ने 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मुझे उस आदमी से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ होता तो मैं नवाब साहब का कत्ल कर देती। मेरे पापा मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसलिए उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। मेरे पापा हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं खुद अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने पापा की मृत्यु की खबर सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और यह खबर मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद मैं दोबारा से उसी अस्पताल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर के हालात को संभालना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चे जैसे मुसीबत अपने गले में नहीं पाल सकती थी, जो कि एक गुनाहगार का पैदावार था। यह उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे बहुत ही नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई और लेडी डॉक्टर से कहा कि हर हाल में मेरा यह बच्चा साफ कर दो, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं पहले से बहुत ही कमजोर हो चुकी हूँ। फिलहाल इतनी तुम में ताकत नहीं है कि इसे साफ करवा सको। तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिखकर दे दी। कहने लगी कि 15 दिनों तक तुम्हें मेडिसिन खाना है और फिर मैं तुम्हारा बच्चा साफ कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर ही निकली थी कि ठीक मेरे पीछे एक औरत एक मर्द खड़े थी। शायद वह लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने आई थी। औरत का हुलिया कुछ अजीबोगरीब किसी देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। उम्र 30 से 35 साल के लगभग की थी, लेकिन उसके साथ खड़े इंसान को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। नवाब साहब था। उसे देखकर ही मेरी आंखों में नफरत भरने लगी थी, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहां से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले दिन जब कयामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन नवाब साहब मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ मेरे घर के अंदर जबरन सख्ती से दाखिल हुए थे। मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। मैंने उसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जो तुम चाहते थे वो हो गया। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा, वो भी कर लिया। मुझे बदनाम करना चाहा था, वो भी तुम कर चुके हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया और मेरे बराबर खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज तुम्हारे पास है, वह तुमसे वापस ले लूं फिर चला जाऊंगा। मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर रखा था। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी। मैं फौरन से पीछे हट गई तो वह हंसने लगा और कहने लगा, मेरा वंश है तुम्हारे पास। यह सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और का ही नाजायज औलाद है। यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने? अब क्यों तुम इस पर हक जमाने आए हो? वो कहने लगा, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, फिर खानदानी पत्नी मुझे वंश देने के लिए काबिल नहीं। बहुत इलाज करवा लिया मैंने उसका, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मेरा वंश चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में है, तुम्हें अपने पास रखना मजबूरी है। यह कहकर वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि तुम शराफत से मेरे साथ चलना पसंद करोगी या जबरदस्ती उठाकर लेकर चलूं। यह सुना था कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ही डर गई थी। मेरी माँ रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, ईश्वर के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। नवाब कहने लगा, नहीं छोड़ सकता, उमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है।
मेरा वंश है उसके पास, अगर मैंने उसे आसानी से छोड़ दिया तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं मार डालूंगी। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे इस नाजायज बच्चे से भी। मेरा ये कहना था कि उसने जोरदार मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, अपनी औलाद की खातिर मैं तुम्हें जायज बीबी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा कि पंडित जी को मैं अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपनी गाड़ी से कहकर पंडित जी को बुलाया और उन्हें हमारी शादी करवाने के लिए कहा। मैं तुमसे इस वक्त शादी करूँगा। जैसे ही वो पंडित आया और शादी करवाना शुरू किया तो मैंने शादी से इनकार कर दिया। नवाब साहब तो यूं था कि गुस्से के मारे मुझे जान से मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा कि तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती हासिल कर लूँगा। तुम लोगों की जिंदगी नरक बना के रख दूँगा। इससे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे शराफत से शादी कर ले। अगर ये बिना छूछा किए मुझसे शादी कर लेती है तो तुम लोगों की जिम्मेदारी भी मैं ले लूँगा। कोई तंगी नहीं आएगी तुम लोगों को। मेरी माँ मेरी मिन्नतें करने लगी कि हर हाल में ये तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। बेहतर है कि तुम्हें जायज रिश्ते के साथ इज्जत के साथ जाओ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबस और मजबूर उस वक्त हो जाती हैं जब अपने माँ बाप के जुड़े हुए हाथ देखती हैं और वो सब करना चाहती हैं जो न करना चाहती हूँ। मेरी नवाब साहब से शादी बहुत ही मजबूरी में हुई थी। शादी के बाद मुझे अपने साथ अपने गांव अपने हवेली में ले आया, जहां उसकी पहली बीबी भी मौजूद थी जो मुझे नफरत से देख रही थी। उसके घर में मैं एक गैर जरूरी चीज थी, एक गैर जरूरी इंसान की अहमियत थी तो उसकी जो मेरे वजूद में पल रहा था। नवाब साहब वरासत में मेरी सास ने एक बड़ा सा कमरा दिया था मुझे, जिसमें हर सुविधाएं मौजूद थीं। मेरी सेवा के लिए 3 नौकरानियां थीं, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी आसानी से गुजारी थी, लेकिन वो तीनों नौकरानी मेरी पल पल की खबर नवाज साहब और उसकी माँ को देती थीं। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों न बना हुआ हो, अगर उसमें कैद करके रखा जाए तो वो भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यह दम घुटने लगा था। खाने पीने के लिए बेहतरीन चीजें दी जाती थीं और जबरदस्ती खिलाया जाता था। एक बार मैंने खाने से इनकार कर दिया। नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने उसके हाथ से पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। सारा खाना जमीन पर गिर गया था। कांच के बर्तन टूट चुके थे। शोर की आवाज सुनकर मेरी सास कमरे में आई। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, न मुझे यहाँ रहना है। ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। वो कहने लगी कि जब तक तुम नवाब साहब के बच्चे की माँ नहीं बन जाती, यहाँ से तुम्हारा जाना मुमकिन ही नहीं है। और फिक्र मत करो, तुम जैसी शहरी आवारा लड़की को हम अपने खानदान की इज्जत कभी नहीं बनाना चाहेंगे। जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दे दो तो फिर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं रहना भी नहीं चाहती थी यहाँ पर। मुझे उसके बच्चे से कोई लगाव और दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यह गुनाह का नतीजा था, लेकिन मेरा वाकई ही वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांटकर कहने लगी, तुम्हारी वजह से अगर हमारे बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो तुम जानती हो न नवाब साहब तुम्हारा क्या हासिल करेंगे। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। नवाब साहब शहर में था, कम ही गांव में आता था, लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली, रात को ही शहर से गांव पहुंच गया था। 7 घंटे का सफर करके जब गांव पहुंचा तो बहुत ही गुस्से में था। रात के 3 बज रहे थे। मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी जोर से कमरे का दरवाजा बंद हुआ और एकदम ही कमरे की सारी बत्तियां जला दी थीं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो नवाब साहब बड़े हिंसे से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा पकड़ कर रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोचा कि आज इस आदमी के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे मैं उठकर बैठी हूँ, मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। सुना है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा बना रखा है जो खाना नहीं खा रही हो। वो गुस्से से चिल्ला रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मेरे को दबोचने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त में मैं तिलमिला गई थी। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ।
कहने लगा कि अगर तुमने मेरी किसी बात से इनकार किया तो अच्छी तरह से जानती हो मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हर्ष बिगाड़ कर रख दूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को जरा भी कुछ हुआ तो। मैंने कहा कि ईश्वर करे मर जाए तुम्हारा बच्चा जिसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा था। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। वह कहने लगा, आज तुमने यह बात जबान से निकाल दी, आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी जबान से निकला तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर उसने अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो बहुत गुस्से में था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपना हाथ आगे, मेरा गला घोटकर मुझे मार डालो। मैंने उसके रुके हुए दोनों हाथ पकड़े और अपने गले में रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी और वो मेरे हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे? मैं मार डालूंगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारे इस बच्चे को। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम से डर में बदल गया था। मैं बेड से खड़ी हो गई और मैं ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मारकर आधी तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने कहा, यह कांच अपने पेट की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी कि जी चाहा कि मैं पेट में वह कांच मारकर अपने आप को खत्म कर लूं और उसके बच्चे को मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। यह देखना था कि वह हैरान हो गया था। मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं बल्कि उसी को मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वह बहुत डर गया था जिस कदर मैं गुस्से में थी। अगर वो मेरी तरफ बढ़ता तो शायद गुस्से में अपने पेट में वो कांच मार लेती। उसने कहा, अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए थे। वह कहने लगा कि तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है। मैं नवाब साहब की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। तो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया था। उसके शहर के बड़े बंगले में मैं रहने लगी थी। मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था, नवाब साहब मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। रोज मुझसे पूछता था कि मैंने खाना ठीक से खाया या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये सारी बातें बच्चे की पैदाइश तक ही सीमित थी। मैं किसी भी हाल में उसके साथ रहना तो नहीं चाहती थी। वक्त गुजरने लगा था। 9 महीने का लंबा इंतजार भी गुजर चुका था और जब मुझे डिलीवरी की तकलीफ शुरू हुई तो मैं बेतहाशा रो रही थी। उस वक्त नवाब साहब मुझे गोद में उठाकर बाहर तक लाया था। ड्राइवर से कहने लगा, जल्दी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ वो पिछली सीट पर बैठा था। अस्पताल में जाकर मैंने उसका हाथ थामा हुआ था और बहुत रो रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है नवाब साहब, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था शायद यह दर्द सह नहीं पाऊंगी। वो मेरा सर सहलाने लगा, कहने लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर कहने लगी कि इसका केस बहुत ज़्यादा खराब होने लगा है। या तो हम इस औरत को बचा सकते हैं या इसके बच्चे को। यह सुनकर मुझे लगा कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि नवाब साहब को अपनी विरासत से मोहब्बत थी। अपनी विरासत के लिए वह सब कुछ कर सकता था। अगर मुझसे शादी कर सकता था तो मुझे अपने बच्चे के लिए कुर्बान भी कर सकता था। मैंने ईश्वर का एक आखिरी बार नाम लिया और उसके बाद मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से गायब हुई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो लगा कि शायद मैं किसी चमत्कार की वजह से बच गई होंगी। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बजाय एक प्राइवेट रूम में मौजूद थी। नर्स मुझे ट्रिप लगा रही थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? कहने लगी, आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाई। यह बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है? वो कहने लगी कि आपके पति से पूछा था कि हम बच्चे को बचाएं या उसकी माँ को, क्योंकि उन दोनों में से बस एक ही जान बचा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
यह सुनकर मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा था। यह कैसे हो सकता था? उस आदमी ने तो मुझे अपनी विरासत के लिए ही अपनाया था, कैसे अपने बच्चे से दूर हो सकता था? कुछ देर बाद नवाब साहब मेरे कदमों में दाखिल हुआ। आंखें लाल और चेहरे पर उदासी थी, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हो। मुझे उसके बच्चे से लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने वो मेरे वजूद का हिस्सा रहा था। कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू न बहते? मेरे आंसुओं से तकिया भीगने लगे थे। नवाब साहब बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास आए अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा, मेरा सर सहलाने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसके हाथों को नहीं झपटा था। मैंने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा वंश तो तुम्हें मिल रहा था और तुमने अपने विरासत के खातिर ही मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की को बर्बाद किया था। फिर मुझे मर जाने देते। मुझे फिर कहने लगा कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, जो मैं तुम्हें सजा पर सजा देता रहता। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, उस जुल्म की ये मेरी सजा थी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, उमा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो अपना रोना भूल गया था। कुछ देर तक वह मुझे देखता रहा कि मैं नहीं में सर हिलाने लगा। ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरी पत्नी की हैसियत से रहो। नवाब सारी दुनिया के सामने स्वीकार करना चाहता था, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ जाती की, उस सबको स्वीकार सबके सामने करूँगा। मेरे दोनों हाथ थामकर वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, मुझे उसे माफ करना चाहिए या नहीं। आप लोग ही कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।